नमस्कार, मैं बद्री प्रसाद शर्मा, संस्कृत अध्यापक। आज आपके सामने व्याकरण का कक्षा 10 का संधि का टॉपिक लेकर आया हूँ। मूलतः संधियाँ जो है वह 3 प्रकार की होती है: अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि। आज जो हम संधि पढ़ने जा रहे हैं वह हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार विसर्ग संधि। विसर्ग संधि को हम इस तरह से समझेंगे, जब विसर्ग के स्थान पर कोई भी परिवर्तन होता है, विसर्ग के स्थान पर जब भी कोई परिवर्तन होता है तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि के भी मुख्य रूप से 3 भेद हैं। पहला भेद सत्व विसर्ग संधि, जिसमें विसर्ग के स्थान पे स हो जाता है। तीनों शकार हमारे दंती शकार, तालव्य शकार, मूर्धन्य शकार। इसी तरह से ऋतु विसर्ग संधि, जिसमें विसर्ग के स्थान पर रेप हो जाता है। और अगली जो संधि है वो है उत्तु विसर्ग संधि, यानी विसर्ग के स्थान पे उत्तु हो जाता है। और एक विसर्ग संधि का भेद और प्रचलन में है, वो है लोप विसर्ग संधि। तो आज जो हम संधि पढ़ने जा रहे हैं वो विसर्ग संधि का जो नियम है वो है सत्व विसर्ग संधि। पहला नियम हम पढ़ने जा रहे हैं, सत्व विसर्ग संधि। यदि विसर्ग के सामने खर वर्ण वर्ग के पहले दूसरे का मतलब हुआ वर्ग का, हमारा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, उन वर्ग में पहला और दूसरा अक्षर क और ख, च और छ, इस तरह से पहले और दूसरे अक्षर, और तीनों शकार आगे दिए हुए हैं, तालव्य शकार, मूर्धन्य शकार, दंती शकार हो तो विसर्ग के स्थान पर स यानी दंती शकार हो जाता है। हम इस नियम को निम्न उदाहरणों के द्वारा समझेंगे तो हमें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। विष्णु विसर्ग त्राता, यहाँ विष्णु के बाद में, विष्णु जो पद है उसके बाद में आपको विसर्ग दिख रहा है, और आगे त्राता जो शब्द मिला है वो हमारे को जो हमने नियम दिया है उसके अंतर्गत मिला है। और जब हम संधि का पद बनाएंगे तब ये जो विसर्ग है इसके स्थान पर स करेंगे, और ये देखिए आप पद सामने, विष्णु सयादा और त्राता, विष्णु स्त्राता, इसका उच्चारण हो जाएगा विष्णु स्त्राता। इसी तरह से हम दूसरा उदाहरण देखेंगे, रामः प्लस च। तो यहाँ पे विसर्ग के बाद में च वर्ण आया है, तो च वर्ण आने से हम इसको दंती सकार नहीं करके तालव्य सकार करेंगे। राम के बाद में विसर्ग को हम करेंगे स आधा, तो रामश्च। इसी तरह से हम तीसरा उदाहरण देखते हैं जो काफ़ी प्रचलन में है, धनु प्लस टंकार। इस उदाहरण के विसर्ग के जस्ट बाद में हमें ट वर्ण मिल रहा है, तो इस विसर्ग के स्थान पर हम षटकोण का श आधा, जो हमारा मूर्धन्य शकार कहा जाता है, वो करेंगे और पद बनेगा धनुष टंकार। इसी तरह से चौथा उदाहरण हमने यहाँ पे लिया है, नीहि प्लस छल, और इसको जब हम पद बनाएंगे तो च वर्ग और छ वर्ग, च और छ जब भी आ जाता है तो वो हमारा तालव्य सकार में परिवर्तन होगा, तो नी और स आधा और छल, निश्चल। इस तरह से हम विसर्ग के स्थान पर स करते हैं, वो हमने कुछ प्रचलन में उदाहरण यहाँ पे देखे हैं। और भी उदाहरण विसर्ग संधि के हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो अब हम विसर्ग संधि का अगला जो नियम है वो पढ़ेंगे। विसर्ग संधि में यदि विसर्ग के सामने सर यहाँ पे लिखा हुआ ये प्रत्याहार होता है, जिसमें श, श, स वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग आदेश हो जाता है। विकल्प मतलब विसर्ग भी रहेगा और स भी रहेगा, ये दोनों। इसके बाद में हमने आगे लिया है उत्तु विसर्ग संधि, जो हमारे लिए पाठ्यक्रम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
और इसका हमने संस्कृत में सूत्र भी लिया है, अतो रोर प्लुताद प्लुते। हम यहाँ सूत्र की जो भावार्थ है उसको समझेंगे कि ह्रस्व आकार अ के सामने यदि ह्रस्व आकार आ जाए, वापस आ जाए, विसर्ग से पहले भी हो और बाद में भी हो, तो पूर्व के जो आकार है यानी है उसके आगे जो रेप है उसके स्थान पर उ आदेश हो जाता है। उ का मतलब यहाँ पे उत्व संधि से है, और ये उत्व संधि में ये नियम है कि वो उ अपने आप नियम से, संधि के नियम से ओ बन करके, और उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे यहाँ पे जैसा क है, क में अ है, अभी बात की थी यहाँ पर ह्रस्व आकार के सामने और ह्रस्व आकार के पूर्व में भी, विसर्ग से पूर्व में भी ह्रस्व आकार होना चाहिए यानी अ होना चाहिए, तो यहाँ पे हमें अ मिल रहा है। अब हम विसर्ग के बाद में देखेंगे यहाँ पे, फिर हमें विसर्ग के बाद में भी अ मिल रहा है, तो यहाँ पे ये संधि होगी और इस विसर्ग को उ होकर के ओत्व होकर के यहाँ पे को अपी बनेगा। ये जो अ बचा है इस अ को हम अवग्र चिन्ह करेंगे। ये जो चिन्ह यहाँ पे लगाया है ये उच्चारण में इसका अ ही उच्चारण होता है, लेकिन ये पूर्व के जो वर्ण है उसके साथ इसका उच्चारण होता है, तो कोपी बोला जाएगा। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखेंगे हम, रामः अवदत्। यहाँ विसर्ग से पहले भी म में अ है और बाद में भी अ है, उसी तरह से विसर्ग के स्थान पे उ हो जाएगा उत्व संधि के नियम से, और उस उ को ओत्व होकर के रामो अवदत्। अब एक साथ अगर हम उच्चारण करेंगे तो ये अवग्र चिन्ह हमारा जो है रामो वदत्। इसी तरह से तीसरा उदाहरण यहाँ हमने लिखा रामः प्लस अयम। जैसा हमने ऊपर वाला उदाहरण समझा था वैसा ही ये है, राम के बाद में यहाँ पे विसर्ग आ गया, बाद में अ आ गया, दोनों तरफ हमें अ यहाँ पे नियम से मिल रहे हैं, तो यहाँ पे रामोयम इस तरह का पद हमें प्राप्त होता है। इसी संधि का उदाहरण हमने लिखा है बालकः प्लस अयम। देखें यहाँ विसर्ग के पहले बाल का शब्द है, इस शब्द में क में अ विद्यमान है और यहाँ पे भी अ है, तो हमारा नियम यहाँ पे जो हमने बताया है उत्व विसर्ग संधि का नियम अतो रोरु प्लुतो प्लुते वाला, वो नियम यहाँ पे लग रहा है और ये बालको अयम इस तरह का पद हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये हमारे ह्रस्व आकार की बात हम करते हैं पूर्व और पर। पूर्व का मतलब यहाँ पे है पहले और पर का मतलब है बाद में। तो दोनों स्थितियों में हम अगर हमारे को आकार अ अगर मिले और विसर्ग के पूर्व में और पर में, तो हम ये यहाँ पे संधि करेंगे। और उत्व संधि का एक और हमारा नियम आ जाता है, वो हम इस तरह से यहाँ पे समझेंगे। उत्व विसर्ग संधि का जो दूसरा एक सूत्र दिया है यहाँ पे हसीच, ये सूत्र भी जो है संस्कृत में व्याकरण की दृष्टि से उत्व ही करता है। अब हम उत्व में इतना गहराई में नहीं जाकर के मैं सीधा सा उदाहरणों के द्वारा इस चीज़ को समझना चाहिए। हालांकि यहाँ लिखा हुआ है ह्रस्व आकार से परे, परे यानी बाद। हस एक प्रत्यार है जो हमारे माहेश्वर सूत्र में है। इसमें वर्ग के कौन कौन से अक्षर आते हैं, वर्ण आते हैं, वो लिखा हुआ है तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी हमारा क वर्ग है। उदाहरण के तौर पे तो क का क वर्ण आएगा पहला, और सॉरी क का तीसरा अक्षर क ख ग गाय का आएगा, और उसके बाद में घ आएगा, और फिर जो अंतिम पांचवा अक्षर है वो आएगा। इसी तरह से यहाँ पे लिखा है तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण व, ह, य, व, र और ल। इन वर्णों के होने पर ये वर्ण अगर हमारे को बाद में मिल जाए तो उस आकार के आगे विसर्ग के स्थान पर हम उकार आदेश कर देंगे और उकार को ओत्व होगा नियम से, और वही वापस जो पूर्व में हमने प्रक्रिया की थी उसी से हमें यहाँ पे पूर्व प्रक्रिया से संधि का पद बनाना पड़ेगा। हम एक उदाहरण यहाँ पे देखते हैं। और सामान्य तौर पर अगर आप देखें तो पहले वाला जो उदाहरण था उत्व विसर्ग संधि का, उसमें बाद में स्वर आ रहा था, और ये जो उदाहरण आपके सामने उत्व विसर्ग संधि के आएंगे इसमें बाद में व्यंजन आ रहा है। तो ये भी एक आपको याद रखने का तरीका है। अच्छा, तो हम देखते हैं यहाँ पे विसर्ग से पहले हमें अ मिलेगा, उस पद में, उस शब्द में आपको अविद्यमान ह्रस्व आकार की बात करते हैं। ह्रस्व आकार से तात्पर्य यहाँ पे अ, वर्णमाला का जो पहला अक्षर अ है वह आपको मिलेगा। उदाहरण देखें, शिवः, शिव के बाद में यहाँ विसर्ग है, व में अ मिला हुआ है, तो शिवः वन्द्यः। ये विसर्ग इसको हम ओत्व करेंगे उ, और उ को ओत्व होगा तो शिवो वन्द्य। अब यहाँ पे वंद्य शब्द में कोई पीछे स्वर नहीं है, अर्थात अ नहीं है, तो इसको अवग्रह नहीं हुआ। बाकी
नियम वही उत्तु विसर्ग संधि का जो हमने पहला पढ़ा था, शिवः प्लस वंद्य शिवो वंद्य बनेगा। दूसरा उदाहरण देखेंगे, रामः हसति, ह यहाँ पे मिल रहा है नियम के अकॉर्डिंग, तो रामः हसति रामो हसति पद बनेगा संधि का। बालः प्लस याति, तो यहाँ पे बालक के आगे विसर्ग आ गया है तो उत्तु विसर्ग और औतु होकर के यहाँ पे बालो याति। एक प्रचलित पद भी हमने यहाँ पे दिया है जो कई बार बोर्ड में परीक्षा के दौरान पूछा भी गया है, नमः नमः। नमः यहाँ पे म में अ है और विसर्ग है और बाद में यहाँ पे हमारे को न मिल रहा है, तो इसको उत्तु और औतु होकर के नमो नमः इस तरह का पद आपको प्राप्त होता है। और अंतिम उदाहरण जो हम देखेंगे, मनोहर, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, तो इसको मनः प्लस हर। मनः के न में यहाँ पे विसर्ग से पहले अ विद्यमान है और बाद में हमारे को हस प्रत्यार का अक्षर ह विद्यमान है, तो मनोहर पद बनेगा। इसी तरह से हम उदाहरण देखेंगे, यशः प्लस दा, तो यश में यहाँ पे श में अ विद्यमान है और आगे दा है, तो उत्तु विसर्ग संधि होकर के यशोदा पद बनेगा। ये आज की हमारी विसर्ग संधि सत्व विसर्ग संधि हमने समझी और अभी आपको समझाई गई उत्तु विसर्ग संधि।